वेलकम बैक मेरे बच्चों। तो मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आपके सामने प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड का लेक्चर नंबर 6 दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड कैपिलरी राइज लेके आपके सामने हाजिर हूं। ये वन ऑफ द मींस एप्लीकेशन ऑफ अपना सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन पार्ट का ही एक्सटेंशन है और लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग विस्कोसिटी पढ़ेंगे। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड कैपिलरी राइज ये आप नॉर्मल फिनोमिनन में आपने क्या देखा होगा कि जब भी ड्रॉपलेट बनते हैं तो ड्रॉपलेट, अगर आपने वाटर का ड्रॉपलेट बहुत आसानी से देखा होगा बट मरकरी का ड्रॉपलेट नहीं देखा होगा। मरकरी के ड्रॉपलेट का एंगल ऑफ कांटेक्ट बिल्कुल ही अलग होता है और वाटर ड्रॉपलेट का एंगल ऑफ कांटेक्ट अलग होता है। सर बट ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या है? तो हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एंड पतली सी ट्यूब में कैपिलरी राइज के चलते पानी वापस ऊपर चढ़ता है, मरकरी ड्रॉप हो जाता है वाटर लेवल के या उसके लेवल के अकॉर्डिंग। तो कैपिलरी राइज इज द वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन जो हम लोग प्लांट्स में देखते हैं, जिसके चलते मींस रूट्स के थ्रू मिनरल एंड वाटर रीचेज अप टू अ हाइट ऑफ इट्स लीफ। तो capillary rise is the only region due to which water and minerals rises up to the part of the leaf. So we will study it in great detail, what is the real cause behind it and कैसे ये होता है and up to what height it can go we will all see in the coming slides. तो चलो आगे बढ़ते हैं। So angle of contact को कैसे डिफाइन किया गया? So angle of contact basically it is an angle enclosed. Just let me minimize the thickness of my pen. Yeah, angle of contact is basically the angle enclosed between the tangent plane at the surface of the liquid surface and at the tangent plane at the solid surface at the point of contact. तो अगर आप एक सरफेस पे वाटर ड्रॉप रखो एंड मरकरी का ड्रॉप रखो तो बेसिकली अलग अलग तरीके का शेप बनता है, अलग अलग तरीके का शेप, और ये बहुत प्रेटी मच विजिबल आपके सामने अगर आपने लीफ पे रखा है तो बहुत अच्छे से दिखता है। दिस इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल वाटर व्हेन इट इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ ए लीफ। पत्ते के ऊपर में आप जब रखते हैं तो शेप ऐसा बनता है। अगर आप देखो तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे आपको दो प्लेन्स बनाने हैं, टेंजेंट प्लेन्स। वन टेंजेंट प्लेन विल बी टेंजेंट टू द लिक्विड एंड अदर टेंजेंट प्लेन विल बी टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस। तो आपका एक प्लेन जो होगा वो ये प्लेन सॉलिड सरफेस पे होगा, मींस इट विल बी लाइक शीट ऑफ पेपर ऑन द प्लेन सरफेस एंड वन शीट ऑफ पेपर विल बी लाइक दिस इज द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस। इन दोनों में जो एंगल बनता है इसी को हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। हियर इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय थीटा सी। मच इन द सेम वे इट इज ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर हमें नेचर में जल्दी नहीं मिलता है, इट इज डिस्टिल्ड वाटर। प्योर वाटर विल मेक ए शेप लाइक दिस वन, बट द नेचुरल, अगर आप एक मींस अपने स्लाइड में देखो, पानी का शेप ऐसा बनता है, पानी का शेप ऐसा ऐसा बहुत तरीके का, या पानी का शेप आपका कैसा मींस मरकरी आप रखोगे तो उसका शेप भी डिफरेंट बनेगा। सो इफ यू this is of pure water, basically we will not see this kind of a structure in our day to day life. So what is the tangent plane over here? सर एक tangent plane कौन सा होगा? एक tangent plane ये होगा for a liquid surface and one tangent plane for a solid surface. Angle here is basically theta c is almost equal to 90 degree. So here angle of contact between water molecule and solid surface is 90 degree. In third case, if you see, means angle of contact, if you will draw the tangent, it will be like this on the liquid surface and one will be like this. So angle is theta c and it is greater than 90 degree. So what we observe is basically for pure water and glass, theta is between pure water and solid surface kaun sa hoga? Glass. It will be almost like 90 degree. Ordinary water and glass will be 8 to 18 degree. 8 to 18 degree is theta. It is less than 90 degree. Water and silver is almost like 90 degree. Water and silver is almost like 90 degree, and mercury and glass is almost like 138 degree. So 138 degree is the means mercury and glass. So pure water and glass I think makes angle 0 degree. Here it is written wrong. I think I will confirm and write it is almost like 0 degree. We will see in a tube. Pure glass and pure water makes an angle of theta, means angle of contact is 0 degree. I will confirm and let you know. So this is water and silver. Water and silver makes 90 degree. So now moving ahead, now if we want to note what is the effect on angle of contact due to temperature. अगर हम temperature बढ़ाते हैं
तो हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा, जिसके चलते इफ यू विल सी कॉन्टैक्ट एंगल कॉस थीटा, theta c is a contact angle, cos of theta c is inversely proportional to the surface tension. You have to remember this relation, and we will come across this relation in the coming slides when we will find out height risen by a liquid in the capillary tube due to surface tension. We will find that one, and in that we find a relation between cos theta c and surface tension as cos theta c is inversely proportional to surface tension. अब एक चीज और आप जानते होंगे कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है cos का वैल्यू घटता है, या cos थीटा की वैल्यू अगर बहुत बड़ी है तो थीटा उतना ही छोटा होगा. So here we can also write theta c is directly proportional to, it will give you one more relation, that is theta c is directly proportional to surface tension. आप ये याद रख सकते हो, आप ये याद रख सकते हो. सो थीटा सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन. क्यों? कॉस थीटा जितना ज्यादा होगा थीटा की वैल्यू उतनी कम होगी, क्योंकि कॉस 0 1 होता है एंड कॉस 90 0 होता है. Yes or no? So theta is directly proportional to surface tension. So on increasing the temperature, surface tension decreases. It means cos theta c should also decrease. Cos theta का वैल्यू ज्यादा होगा, but theta c should also decrease. Surface tension घट रहा है तो theta c should also decrease. इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी ऑन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. हमने लास्ट क्लास में जब सरफेस टेंशन पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब अगर हम सॉल्युबल चीज मिलाते हैं पानी के साथ, वाटर के साथ, वाटर का सरफेस टेंशन बढ़ जाता है जो सॉल्युबल होता है. तो अगर इफ इट इज सॉल्युबल इम्प्यूरिटी, सरफेस टेंशन विल इंक्रीज, implies थीटा विल ऑल्सो इंक्रीज. If partially soluble impurity hai, then surface tension will decrease, theta will also decrease. So theta has direct proportionality with surface tension. So angle of contact has direct proportionality with surface tension. This all things should go down in your short notes. ये short notes में आपके बिल्कुल होना चाहिए, so that you can revise it at the time of examination as well. Effect of waterproofing agent. If angle of contact increases due to the presence of waterproofing agent, it changes from acute to obtuse. Waterproofing agents increases the what? Increases the cohesive property of the water, increases the cohesive and does not allow it to stick to the glass. Then angle of contact will increase. Yes or no? Because mercury का angle of means mercury का cohesive force बहुत ज्यादा होता है. We will see in the coming slides. And due to that cohesive force होने से वो चिपकता नहीं दूसरे में and its angle will increase. See, this is the structure. What happens with water? What happens with pure water? And what happens with, this is silver and glass, this is glass and mercury, and this is glass and water. So let us see. This is glass and water. This is silver and water. Silver, glass, water and silver container is there, and glass and mercury is there. If I talk about, so you told about pure water. If you will see pure water mein structure of means will be like this. It will be like this. It will be like this. So if you draw the tangents, एक tangent पानी की तरफ ऐसा होगा और दूसरा will be solid की तरफ ऐसा होगा. So angle will be here. Angle will be theta c will be always 0 degree. For whom? For pure water and glass. For pure water and glass. So pure water and glass will have angle of contact as 0 degree. It will be something like 0 degree. So what it is being shown in this figure is shape of liquid shape of meniscus. क्या कैसा शेप बनता है जब हम एक मीन्स कैपिलरी ट्यूब में पानी को डालेंगे, एक कैपिलरी ट्यूब ऑफ सिल्वर में अगर पानी को डालेंगे, कैपिलरी ट्यूब ऑफ ग्लास में पानी को डालेंगे, और एक कैपिलरी ट्यूब ऑफ ग्लास में मरकरी को डालेंगे, तो डिफरेंट शेप बनता है और उस शेप को हम स्टडी करते हैं. When a liquid is brought in contact with a solid surface, the surface of the liquid becomes curved near the point of contact. वहां पे कर्व हो जाता है. The shape of the surface, convex or concave, कैसा शेप बनेगा डिपेंड करता है relative magnitude of cohesive force between the liquid molecules and the adhesive force between the molecules of liquid and solid. कैसा शेप बनेगा वो डिपेंड करता है कि कोहेसिव फोर्स बिटवीन द लिक्विड्स कैसा है एंड अधेसिव फोर्स बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड द लिक्विड सरफेस के बीच में कैसा है. जो फोर्स बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग शेप चेंज करेगा. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, जो ऊपर वाला सरफेस होता है, जो फ्री सरफेस होता है,
उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड विच इज नियर द वॉल ऑफ द वेसल, जो वॉल के करीब है, जो फ्री एयर के कांटेक्ट में नहीं, जो फ्री सरफेस का वो पार्ट जो वॉल के करीब है, वॉल के करीब, एंड विच इज कर्व्ड बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन इज नोन एज मेनिस्कस। तो जो पार्ट वॉल के करीब है एक शेप बना लेता है, मेनिस्कस फॉर्म करता है। अब वो कनकेव होगा कि कन्वेक्स होगा, वो डिपेंड करता है उस लिक्विड का फोर्स ऑफ कोहेशन बढ़ा या फोर्स ऑफ अधेशन बढ़ा है। The cohesive force acts on at an angle of 45 degree from liquid surface, whereas adhesive force acts at right angle to the solid surface. अब ध्यान देते हैं जरा क्या हो रहा है। If you see here, वाटर मॉलिक्यूल को वाटर मॉलिक्यूल खींच रहा होगा, फोर्स ऑफ क्या लग रहा होगा बच्चा, फोर्स ऑफ कोहेशन लग रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा फोर्स ऑफ कोहेशन इज बीइंग शोन। फोर्स ऑफ अधेशन क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल एंड ग्लास सरफेस की तरफ लग रहा होगा, तो वो ये फोर्स ऑफ अधेशन है, अधेशन। अगर फोर्स ऑफ कोहेशन ज्यादा बड़ा हुआ तो रिजल्टेंट ऐसे मुड़ जाएगा, रिजल्टेंट विल बी टुवर्ड द कोहेशन। अगर फोर्स ऑफ अधेशन जाना देन इट विल टिल्ट टुवर्ड अधेसिव फोर्स। इन वाटर एंड ग्लास वो force of cohesion is less as compared to force of adhesion. So force of adhesion, see here it is greater than force of cohesion by root 2. It is much greater. So the resultant force shifts like this, and the shape of the liquid at that point will be perpendicular to the resultive force. तो resulting force जो आता है ये, this is our resulting force, इसके perpendicular shape बन जाता है, इसके perpendicular shape बन जाता है पानी का, इसके परपेंडिकुलर शेप बन जाता है, दैट्स व्हाई इट गेट्स टिल्टेड लाइक दिस। व्हाटएवर द रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसी के परपेंडिकुलर पानी का सरफेस होगा, उसी के रिजल्टेंट में उसी के परपेंडिकुलर में पानी का सरफेस का होगा। अगर इसमें हम देखें तो फोर्स ऑफ कोहेशन यहाँ पे सारा मॉलिक्यूल्स उसको नीचे खींच रहा है, इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, देन द रिजल्टिव कोहेसिव फोर्स विल बी लाइक दिस। Now adhesive force will be like this. Since force of cohesive and force of adhesive is it is equal to Fc by 2, then net resultant force will be along the line of the glass, and so the net surface of the water will be perpendicular to this one. So if you see, water surface will be something like this, perpendicular to the resultant force. That's why it is free. So सिल्वर और ग्लास में ऐसा फॉर्म होता है। मरकरी के केस में फोर्स ऑफ कोहेसिव इज मच ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ अधेशन। मीन्स मरकरी मॉलिक्यूल्स का आपस का प्यार बहुत ज्यादा होता है। सो इफ यू सी, फोर्स ऑफ कोहेशन इज वेरी large in this figure, and force of adhesion is like something this. So net resultant force will be towards this. So the surface of the water will become perpendicular to this point. It will become like this. Net फोर्स पे परपेंडिकुलर होगा, इट विल बी परपेंडिकुलर, इट विल बी परपेंडिकुलर, net resultant force is like this. So net the surface will be something like this, it will be something like this, it will be something like this, it will be perpendicular to the surface, हाँ है ना। And the convex meniscus will be formed by mercury. Concave meniscus is formed by the water. Concave meniscus is formed by the water. So in this way we can say the actual shape of the body, shape of the liquid surface will be formed due to the force of adhesion or force of cohesion. Yes or no? So if we see what is happening, see, shape of meniscus, concave, plane, convex. सो कनकेव में एंगल, एक्यूट एंगल, अपना एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एक्यूट होता है, इट इज एक्यूट। इन प्लेन में एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री एंड कन्वेक्स में थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूज होता है। शेप कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा आपको। लिक्विड ड्रॉप अगर आप लीफ पे देखोगे तो वो ऐसा बना हुआ दिखेगा, अगर आप प्लेन में देखो तो बेसिकली वो कुछ ऐसा बना हुआ दिखेगा, एग्जैक्टली ऐसा बना हुआ दिखेगा। थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, इट विल बी समथिंग लाइक द सेकेंड केस ऑफ द फर्स्ट फिगर विच आई शोन यू, इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन, ऐसा कुछ बना हुआ रहेगा बीच में। सो इट विल बी समथिंग लाइक ऐसा, हाँ या ना। एंड कन्वेक्स में इट विल बी समथिंग लाइक, इट विल बी बल्ज्ड, इट हियर यू कैन सी इट इज बल्ज्ड रहेगा। सो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा,
greater than 90 degree, angle of contact is greater than 90 degree, it is obtuse. लेवल ऑफ लिक्विड, इसमें कैपिलरी ट्यूब में लेवल ऑफ लिक्विड राइज करता है, लेवल ऑफ लिक्विड नाइदर राइजेस नॉर फॉल, अगर ऐसा होगा तो, और कॉन्वेक्स में इट फॉल्स, मरकरी के केस में फॉल हो जाता है। वेटिंग प्रॉपर्टी, जिसमें फोर्स ऑफ अडेशन बहुत ज्यादा होगा, वो बहुत ज्यादा वेट करेगा। तो पानी एक ग्लास ट्यूब को वेट करता है, फिर रिमेंबर मरकरी एक ग्लास ट्यूब को वेट नहीं करता है। लिक्विड वाटर वेट्स द सॉलिड सरफेस, बट लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस, रादर फोर्स ऑफ कोहेशन ज्यादा है, तो वो आपस में ही चिपका रह जाता है, ग्लास सरफेस से नहीं चिपकता है। एग्जाम्पल, ग्लास वाटर, सिल्वर वाटर इज अ pure example of 90 degree wala, and glass and mercury is example of convex type of meniscus. Yes or no? So you might be getting an idea of what is happening with the angle of contact. If angle of contact is greater than 90 degree means उसमें force of cohesion ज्यादा होगा. If angle of contact is less than 90 degree उसमें उसमें force of adhesion ज्यादा होगा, and angle of contact if it is less than 90 degree उसमें force of adhesion ज्यादा होगा. हाँ या ना? नाउ कैपिलरी ट्यूब एंड कैपिलैरिटी। कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है, जब हम कैपिलरी ट्यूब को डिप करते हैं कैपिलरी राइज होती है। सो अ ग्लास ट्यूब विथ ए फाइन बोर्ड, बहुत पतला सा उसके अंदर में एक रेडियस का फाइन बोर्ड होता है, और वो ग्लास ट्यूब आप थोड़ा लंबा होता है और उसकी रेडियस बहुत छोटी होती है। ओपन एट बोथ एंड्स इज नोन एज कैपिलरी ट्यूब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब जिसकी रेडियस बहुत छोटी हो। द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच अ लिक्विड राइजेस और गेट्स डिप्रेस्ड, या तो राइज कर जाए लिक्विड या तो डिप्रेस नीचे गिर जाए, इन कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलैरिटी। जिस प्रॉपर्टी के अंतर्गत, जिस प्रॉपर्टी के अंदर एक लिक्विड या तो पानी चढ़ जाए या तो उतर जाए, तो अगर एक लिक्विड कौन चढ़ता है तो पानी चढ़ता है और मरकरी फॉल हो जाता है। तो rise or fall of the liquid in the tubes of narrow bore capillary is called as capillary action। और यही चीज होता है प्लांट्स के अंदर में, छोटे छोटे जाइलम एंड फ्लोएम मींस स्टेम्स होते हैं, पतले पतले ट्यूब्स होते हैं, जिसके थ्रू वाटर राइज करता है, मिनरल्स राइज करता है एंड गोज टू द डिफरेंट लीव्स ऑफ द प्लांट। सो केरोसिन ऑयल इन लालटेन राइजेज अप ड्यू टू कैपिलैरिटी। अगर आपने मींस लालटेन देखा है, लैंप देखा है, तो लैंप के बॉटम में एक ग्लास का कंटेनर होता है जिसमें केरोसिन ऑयल रखी होती है, एंड ऊपर में जो उसका कैप बना होता है उसमें एक मींस पतली सी पट्टी ऑफ कॉपर मींस कॉटन क्लॉथ रखा रहता है। वो कॉटन क्लॉथ का जो बेस होता है दैट इज डिप्ड इनटू द केरोसिन ऑयल, सो इट गेट राइजेस अप in that cotton part, and due to that when we put on the light on that per part of the cotton it glows, and उसको हम लोग कवर कर देते हैं ग्लास से, so that it spreads in all direction। yes or no? तो वो जो राइज ऑफ केरोसिन ऑयल इन द कॉटन क्लॉथ जाता है दैट इज ड्यू टू कैपिलरी राइज ओनली। कैपिलरी राइज के चलते ही होता है। वर्किंग ऑफ फाउंटेन पेन्स ने स्प्लिट ड्यू टू कैपिलैरिटी। तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल भी ले सकते हैं, राइज ऑफ द वाटर एंड मिनरल इन द प्लांट्स। तीसरा एग्जांपल है राइज ऑफ वाटर एंड minerals from root to leaf is through capillary rise only, through capillary rise in the stems, capillary rise, capillary rise के चलते ही होता है। हाँ या ना? सो दिस इज द कॉमन फिनोमिनन विच यू स्टडी इन बायोलॉजी, प्लांट्स में आप पढ़ते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नाउ कैलकुलेशन ऑफ कैपिलरी राइज। अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि ये कितने ऊपर तक पानी चढ़ सकता है या फॉल हो सकता है मरकरी का। तो हाइट के लिए दिस इज ऑल ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के चलते ही ये सब होती है। सरफेस टेंशन अराइजेस ड्यू टू फोर्स ऑफ कोहेशन, फोर्स ऑफ अडेशन, और उसके चलते ही ये भी होती है कैपिलरी राइज। सो व्हाट हैपेंस, एंड वन थिंग वी हैव स्टडीड सो बबल में कि प्रेशर अगर आप देखो तो प्रेशर किधर ज्यादा होता है, पी इन है और पी आउट है। प्रेशर inside the concave part is always greater than pressure outward या convex part। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कनकेव पार्ट का प्रेशर ज्यादा होता है, इसी के बेसिस पे हमने एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल या लिक्विड ड्रॉप निकाला था, और वो लिक्विड ड्रॉप में 2T/R आता है, सोप बबल में 4T/R आता है। अगर हम यहां देखते हैं, देखो, when a capillary tube is first dipped in a liquid as shown in the figure below, अगर हम डिप करेंगे तो उसमें वाटर राइज होगा, इसी को मैंने मैग्नीफाई करके हमने दिखाया हुआ है, इसी को इनलार्ज व्यू है। The liquid climbs up the walls curving the surface. Let the radius of meniscus, ये जो meniscus फॉर्म हो रहा है उसका रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं, एंड द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, जो कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस होगा वो छोटा आर होगा जो नीचे होगा। बात समझ में आ रहा है? इस पेन का कैपिलरी, इस पेन को अगर कैपिलरी ट्यूब मान ले तो इसके सर्कल का जो रेडियस होगा दैट इज छोटी वाली आर, और वाटर का जो मेनिस्कस का रेडियस होगा वो कैपिटल आर होगा। An angle of contact with theta c and surface tension with t, and density of the liquid which is rising is rho, and the liquid rises to a height of h. Now if you see from the top view, अगर आप top view से देखोगे तो top view से अगर मेरा आप देखोगे तो आपको एक सर्कल बनता हुआ दिखेगा, where this is what, this is basically radius r, and पूरे सर्कल पे एक फोर्स लग रहा होगा किसका, अगर मैं सामने के व्यू से बात करूं तो इस पूरे फ्रंट व्यू की बात करता हूं, फ्रंट व्यू की बात करता हूं, अगर मैं एक ट्यूब बनाऊं और वाटर लेवल कैसा होगा उसमें, वाटर का ऐसा होगा। अगर मैं इसी को इनलार्ज फॉर्म में दिखाऊं आपको, इसी को इनलार्ज फॉर्म में दिखाऊं, ऐसा होगा, और इस पे चारों तरफ से फोर्स लग रहा होगा किसका, पूरे ग्लास सरफेस का, सरफेस टेंशन के चलते। क्योंकि आप अगर एक ट्यूब को देखो तो ट्यूब स्फेरिकल शेप का होता है, मीन सिलिंड्रिकल शेप का होता है, तो फोर्स पूरे पे लग रहा होगा, हाँ या ना, सरफेस टेंशन के चलते, और सरफेस टेंशन के चलते पूरा पेरीफेरी पे लग रहा होगा। तो वी कैन से कि अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, सर प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, कौन दो पॉइंट्स है, अगर ये दो पॉइंट्स का बात करें तो प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी, होना भी चाहिए। क्यों? एक इन वाटर लेवल पे सेम, वाटर लेवल या कोई भी लिक्विड, स्टैटिक लिक्विड के सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है। प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी, और प्रेशर बी क्या होगा, पानी का यहाँ पे लेवल राइज हो चुका है, यहाँ पे पानी का लेवल है, पानी या लिक्विड का लेवल है यहाँ पे। अगर मैं इसको हटाऊं तो आप देखो इसमें लिक्विड है। अगर मैं बोलूं प्रेशर एट ए क्या है जरा मुझे बताओ, तो सर प्रेशर एट ए इज बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, प्रेशर एट सी प्लस एच रो जी। प्रेशर एट ए लेफ्ट पार्ट इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, एंड प्रेशर ऑफ बी को हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर एट सी प्लस एच रो जी, वट एवर द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। नाउ सी इज ऑन द कर्व मेनिस्कस विच हैज प्रेशर एटीएम। आप ध्यान दो जरा, अगर मैं बात करूं प्रेशर एट सी जो होगा वो, अगर मैं देखूं तो वो ऐसा शेप का है, यहां पे आपका सी है और यहां पे आपका, अगर मैं पॉइंट डी मार्क कर दूं तो प्रेशर एट डी शुड बी ग्रेटर देन प्रेशर एट सी। क्यों? कनकेव पार्ट का प्रेशर ज्यादा होता है। सो एंड व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर, सर पी डी, हम लोग ये जानते हैं पी डी माइनस पी सी इज इक्वल टू हाउ मच, 2T/R। अगर लिक्विड ड्रॉप मान के चले तो पी डी माइनस पीसी इज इक्वल टू 2T/R। तो यहाँ पे प्रेशर एट सी क्या हो जाएगा मुझे बताइए, प्रेशर एट सी इज इक्वल टू पी डी माइनस 2T/R। इफ यू रिमेंबर दिस वी हैव गॉट फ्रॉम द लास्ट क्लास ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में हमने पढ़ा था प्रेशर इन द कॉनकेव पार्ट इज ग्रेटर देन द कॉन्वेक्स पार्ट, एंड एक्सेस प्रेशर होता कितना, 2T/R के बराबर। सो पीडी, ये वाले पार्ट का प्रेशर ज्यादा होगा, ये वाले पार्ट का प्रेशर कम होगा, पीडी माइनस पीसी इज इक्वल टू 2T/R, एंड दैट इज पीसी का क्या हो जाएगा, अगर दोनों पीडी माइनस 2T/R। नाउ पीडी इज नथिंग बट वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज देयर। सो पीडी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे एयर है, इधर नीचे के साइड में आपका लिक्विड है। आप ध्यान दो, अगर मैं इस लेवल पे बात करूं, पीसी इज व्हाट, this point, and D is above the liquid part, that is in air. So that's why what we have written is, sir PATM is equal to, यानी PA का प्रेशर कितना है, इस पार्ट का प्रेशर कितना है, PATM is equal to PC की टेम्परेचर क्या आ रही है, PC का प्रेशर क्या आ रहा है, PATM minus 2T/R. So this is basically nothing but the PC, this is
PA. Yes or no? Plus H rho G. H rho is the height of the liquid column. So what we can write is, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके बराबर PATM क्या हो जाएगा, PATM से PATM कैंसिल हो जाएगा एंड 2T by R is equal to H rho G. So अगर हम this will and this will get cancelled and 2T by R rho G is what? H. So height risen is equal to, which we can say 2T cos theta. Basically 2T by capital R rho G. What is it? Height is equal to 2T by R rho G. और इस ट्रायंगल में छोटे से r is what? अगर हम बोल सकते हैं कैपिटल R को हम क्या लिख सकते हैं? R cos theta, R by cos theta. अगर यहाँ देखोगे तो ये ट्रायंगल में R कैपिटल R क्या आ जाएगा? छोटा r by cos theta. Cos theta is what? Cos theta is the angle of contact. अगर ये मेरा angle of contact है तो ये पूरा 90 है, तो दिस विल बी 90 minus theta c. Then again ये वाला side is perpendicular to this one, so if 90 minus theta, then this will be theta c. So we can find out the relation between capital R and छोटा वाला r, and it will become how much? Capital R is equal to R by cos theta. So यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या बन जाता है? 2T cos theta c divided by R rho G. So one time you have written capital and one time you have written a small r. So capital R is the radius of meniscus, small r is radius of capillary tube. So हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं what our height is coming. So height of capillary rise is nothing but 2T cos theta c by R rho G. Very important formula. This is the height of rise of liquid column, where R is what? Radius of capillary tube. Radius of capillary tube. Capillary tube. Radius of capillary tube. Rho is the density of the liquid. Density of liquid. G is the gravity. Theta c is the angle of contact. Angle of contact. And what is T is surface tension. Yes or no? So basically they have first of all measured TA. Pressure at A should be equal to pressure at B. Pressure at A is atmospheric pressure. That's why they have written PA as PATM. Pressure at B will be what? PC plus H rho G. अब PC पे जो pressure होगा वो कितना बराबर होगा? Since meniscus is being formed, what can we say? So pressure on the concave part minus pressure on the convex part basically is equal to 2T by R. ये यहां से आया है. अगर आप पढ़ोगे तो ये अगर कनकेव पार्ट है मेरा, दिस इज व्हाट? कॉनकेव पार्ट एंड दिस इज कॉन्वेक्स पार्ट. तो कनकेव पार्ट और कॉन्वेक्स पार्ट में प्रेशर इन द कॉनकेव पार्ट इज ग्रेटर. कितने से? 2T by R से. अगर वो सोप बबल होगा, दो सरफेस होगा तो 1 मींस 4T by R. तो P of concave minus P of convex is equal to 2T by R. So if you see here, concave part will be in atmospheric pressure. So PD minus PC, PD is above, minus PC is equal to 2T by R. So PC is basically PD minus 2T by R. What is the pressure at D? Atmospheric pressure. So we write PA is equal to P atmospheric is equal to PC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P atmospheric minus 2T by R plus H rho G is equal to, sir, PATM कट गया, H rho G is equal to H is rho G is equal to 2T by R, and from there we have got the height. Instead of capital R, which is the radius of meniscus of the liquid surface, we have used small r, which is the radius of capillary tube. And in this way we can find out the height of the liquid. So basically it is kind of this kind of a structure is formed. Now going ahead, फॉर फोर्स बैलेंस, यहाँ पे हम ये फोर्स बैलेंस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऊपर में जो सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा, दैट सरफेस टेंशन का फोर्स इज बैलेंसिंग अगेंस्ट द mg ऑफ द लिक्विड सरफेस. अगर पानी राइज कर रहा है तो पानी ऊपर वाले पानी को राइज करवा कौन रहा है? सरफेस टेंशन का फोर्स. सो व्हाट कैन वी से? T cos theta, if you see, basically surface tension will be acting at some angle T. So basically what we can say, this angle will be how much? This angle is theta, so we can say this angle is theta c. So in the above direction, force is how much? T cos theta, T into 2 pi r into cos theta c
means that part, vertical part, is balancing against the mg. This is the second way through which we can find out the height. So T into 2 pi r, radius is how much? Radius of the tube, into cos theta c is basically what is the mass of the water, that has that mass is equal to volume into density into gravity. So T into 2 pi r into cos theta c is equal to volume is equal to what? Sir, pi r area into height into rho into g. Sir, pi से pi gone, radius से square gone, so h is equal to 2t cos theta. Yeah, 2t cos theta was only 2t cos theta c divided by r rho g. r rho g यहाँ से भी फॉर्मूला आ जाती है, हाँ या ना? So in two ways we can get the formula for what amount of height will be rise in due to capillary tube, हाँ या ना? तो बहुत आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं. सर ये हाइट इन केस ऑफ मरकरी डिप इसलिए हो जाता है क्योंकि फोर्स ऑफ कोहेशन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अधेशन. सरफेस टेंशन, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है तो सरफेस टेंशन के चलते वो नीचे झुक जाता है, नीचे चला जाता है. इन दैट केस cos थीटा विल बिकम ग्रेटर देन 90 और cos थीटा 90 से ज्यादा नेगेटिव होता है तो हाइट नेगेटिव आ जाएगी. नेगेटिव मतलब नीचे ड्रॉप हो गया, हाँ या ना? ज्यूरिक्स लॉ क्या कहता है? ज्यूरिक्स लॉ यहाँ पे कहता है द हाइट ऑफ द लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब. इफ यू सी, हाइट इज इक्वल टू 2t cos theta c by r rho g. G is constant, density is constant, surface tension is constant of a liquid, theta is constant for a solid and a liquid. So height is inversely proportional to radius of the capillary tube which you have taken. This is basically the Zurich law. ज्यूरिक लॉ बोलता है जितनी पतली ट्यूब लीजिएगा उतना ज्यादा हाइट राइज या उतना ज्यादा हाइट फॉल करेगा, डिपेंडिंग कि उसका नेचर कैसा है. अगर फोर्स ऑफ कोहेशन उस लिक्विड का ज्यादा होगा तब वो फॉल कर जाएगा. फोर्स ऑफ अधेशन ज्यादा होगा इट विल राइज. जितना फोर्स ऑफ अधेशन ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो वेट करेगा कोई सरफेस को. दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाँ या ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं. So important points, we have some important points which we need to see. For pure water and clean glass, which I told you in the beginning only, pure water और clean glass में theta c 0 degree होता है, वहां पे गलत बनाया हुआ था. So radius of meniscus is equal to radius of capillary. एकदम theta c 0 होता है. मैंने फिगर भी आपको बना के दिखाया हुआ है. अगर प्योर वाटर और ग्लास होगा तो वो एकदम ऐसा बनेगा, देखिए ऐसा बनेगा, ऐसा, हाँ या ना? और इसको अगर कंप्लीट करा जाए तो ये एक सर्कल बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा. ऐसा बनता है, एकदम ऐसा बनेगा. So in that case the tangents will have how much of angle? So if you draw the tangents at the this point and for this point, the angle will be almost like 0 degree. जो tangent बनाएंगे बहुत 0 degree के बराबर ही होगा, हाँ या ना? Now, if the angle of contact theta c is acute, then theta c is positive and height is positive. And if liquid rises and theta c is obtuse, मतलब theta c is negative and so height is negative, therefore liquid drops. ये मैंने पहले ही बताया. इन सैटेलाइट जहां पे g की इफेक्ट खत्म हो जाती है, वाटर राइजेस अप टू द टॉप लेवल तक जाता है. विल नॉट ओवरफ्लो नहीं करेगा, टॉप लेवल तक जाता है. रेडियस ऑफ कर्वेचर आर increases in such a way that final height is reduced and given by h is equal to h r by r dash. So basically अपना रेडियस ऑफ ट्यूब जो हो जाता है वो तो जो दिया रहेगा वही रहेगा, बट इफेक्टिव रेडियस जो हो जाता है वो आर डैश हो जाता है. आर डैश इज नथिंग बट आर बाई आर. सो इफ यू सी, आर डैश इज नथिंग, आर बाई बेसिकली आर बाई आर हो जाता है. तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा? आर डैश बाई आर. सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, जहां पे ग्रेविटी नहीं रहती वहां के टॉप लेवल तक लिक्विड राइज करता है. आपको याद क्या रखना, जहां ग्रेविटी नहीं होती है, जहां ग्रेविटी का इफेक्ट इज ऑलमोस्ट लाइक जीरो, नेट g effective is zero, then liquid will not overflow and it will go up to rise of, it will go up to a rise of, it will rise up to top level. It will not overflow, it will go up to a rise of top level, हाँ या ना?
In capillary tube, if it is dipped in a liquid and it is tilted at an angle alpha, then the vertical height of liquid column remains same. अगर वो पहले h height तक जा रहा था तो tilt करने के बाद उसकी vertical height अभी भी h होगी, but जो height actual slanted length जो होगा so will be L. So basically we can use what? अगर ये triangle देखें तो ये अल्फा है तो अपना ये भी एंगल अल्फा होगा. सो दिस इज एच कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा. अगर आप ध्यान दो तो इस कॉस अल्फा में ये क्या हो जाएगा अपना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस मीन्स दिस वन. सो कॉस अल्फा is base is this one, so base is h by hypotenuse is this L. So L is equal to h by cos alpha. अगर आपसे स्लांटेड हाइट पूछता है h by cos alpha तक वो राइज करेगा, ज्यादा राइज कर जाएगा, h by cos alpha तक राइज करेगा. यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, हाँ या ना. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर स्लैंट कर दे तो वो स्लैंटेड लेंथ बढ़ जाएगा बट वो हाइट अभी भी उसका वर्टिकल हाइट का कंपोनेंट वही रहेगा. चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं. दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Question 1. Calculate the height up to which water will rise in a capillary tube of diameter is given. So radius is nothing but diameter by 2, and diameter is 114.6 by 2 into 10 to the power minus 3. Given surface tension is given 0.073 Newton per meter, and theta c is nothing but pure water दिया हुआ 0 डिग्री का, and density of water is equal to 1000 kg per meter cube. एंड जी की वैल्यू भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है. सो बेसिकली डायरेक्ट फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन है. h इज इक्वल टू 2t cos थीटा c बाई आर रो जी. तो सर 2 इंटू अगर मैं सरफेस टेंशन देखूं तो 0.073 इंटू cos थीटा, cos 0 डिग्री इज 1, सो cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाई, अगर रेडियस देखो तो क्या हो जाएगा सर 14.6 डिवाइडेड बाई 2 into 10 to the power minus 3 into rho is 10 to the power 3 into 10. सर ये कट जाएगा और 10 2 ऊपर चला जाएगा. सो h इज इक्वल टू 2 जा 6 7 3 जा 7 2 जा 14, हाथ में रहा एक पॉइंट इंटू 1 डिवाइडेड बाई 14.6 इंटू 2 इंटू 10. Yes, yes. So I will remove this 10, put 3 tens. So 10, 10 gone, 146 gone. So 2 into 10 to the power minus 3, 2 into 10 to the power minus 3 meter. So it is basically 2 mm is the rise of height of that liquid. Yes or no? I think I'm correct. 2 mm is the rise. Just check the calculation part. It might be 2 mm or 20 mm. But exactly this is 3 zeros, this is 1 0. Already there was 110. Yeah, 7 3s of 73 146. Yeah, right. Okay, so now it becomes 2 into 10 to the power minus 3 meter. 1000 meter millimeter is equal to 1 meter. Milli centi decimeter, millimeter centi decimeter. Yeah, 10,000. So milli centi decimeter. So 10 100 या 1000. It is right. Next question. Second question की बात करें. So second question, what is saying? A capillary tube of radius r can support a liquid of weight itna. If the surface tension of liquid is 2 into, then find the radius of the tube, capillary tube. So if you see, we have one capillary tube in which water level will be like this. Water level will be like this, and the force of force of liquid, force of what? Surface tension. Force of surface tension will be able to lift it. So T into what I can say, the T into 2 pi r
must be able to a capillarity of radius r can support a liquid column is equal to weight of the liquid column is equal to weight of liquid column. So what it is asking is radius. So radius is equal to weight is equal to 6 point weight divided by t into 2 pi. So radius the weight is equal to 6.28 into 10 to the power minus 4 by t का वैल्यू कितना है सरफेस टेंशन इज गिवन 2 into 10 to the power minus 10 2 into 10 to the power minus 2 into 2 into pi is 22 by 7 3.14. So 3.14 this is 2 times 2 and 2 is gone. So basically 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 2 will be there. So 0.5 into 10 to the power minus 2. Basically it is 5 into 10 to the power minus 3. So 5 mm is the radius of the capillary tube. The internal circumference of capillary tube. So second is the internal circumference will be how much? Circumference is equal to 2 pi r. So 2 into pi into 5. So 10 pi mm is the internal circumference of the capillary tube. Yes or no? Third question of the day. Please pause the video and try it by yourself. Water rises up to height of 10 mm in a capillary. If the radius of the capillary is made half, radius आधा कर दे of its previous value, then what is the new value of capillary rise? Yes, we know. Sir, height is inversely proportional to radius. So h1 by h2 will be r2 by r1. Inversely proportional है. Means अगर देखिए या हम लोग लिख सकते हैं सर न्यू हाइट h2 डिवाइडेड बाय ओल्ड हाइट इज इक्वल टू r1 by r2. सो नया रेडियस क्या है रेडियस मींस इफ द रेडियस इज हाफ्ड सो h2 न्यू हाइट विल बी ट्वाइस द हाइट ऑफ ओरिजिनल. तो सर 10 mm से कितना हो जाएगा 20 mm हो जाएगा. क्यों? रेडियस अगर हाफ हो गया तो हाइट डबल हो जाएगा ना क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कैलकुलेट भी नहीं करना है 20 mm हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन. Please pause the video and try it by yourself. I'm telling you all, please. Water rises to a vertical capillary tube up to height of इतना. Water rises, height दिया हुआ है. So height is given. Height is equal to 10 centimeter it rises. So if tube is inclined at an angle of 45 with the vertical, find the length of the water rise now. कितना water rise कर जाएगा? अगर ट्यूब ऐसा है तब तो ठीक है. Now tube is slanted with the वर्टिकल के रेस्पेक्ट में स्लैंट कर दिया गया है 45 डिग्री से. तो अभी भी वो जो लेवल होगा वो तो पानी का इसमें चढ़ चुका होगा कुछ एल होगा और हाइट कितना होगा तो वो हाइट विल बी सेम. तो पानी का यहाँ लेवल तो वी कैन से सर cos 45 डिग्री is equal to base h by l. So l is equal to h by cos 45 डिग्री. So 1 by root 2 यानी h into root 2. हाइट पहले कितना था 10 सेंटीमीटर. root 2 centimeter will be the total length of the water that has gone into the tube. डायरेक्टली हम बोल सकते हैं using the formula. Now question number 5. In a capillary tube experiment, a vertical 30 centimeter long capillary is dipped in the water. The water rises up to a height of 10 centimeter due to the capillary action. If this experiment is conducted in a freely falling elevator, what will be the length of the water collar? अगर मैं एलिवेटर में देखूं जो फ्रीली फॉलिंग है और इस में एक बीकर रख दूं, अगर मैं इसमें एक बीकर रख दूं और तब एक्सपेरिमेंट करूं तो बीकर में रख के एक्सपेरिमेंट करूं तो अगर मैं नेट एसिलेशन जी इफेक्टिव देखूं यहाँ पे फॉर एक पर्सन स्यूडो फ्रेम के लिए जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा इसके लिए सर जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस एक ऊपर की तरफ क्या लगेगा स्यूडो फोर्स लगेगा. स्यूडो फोर्स विल बी हाउ मच एम जी. हाँ या ना क्योंकि ये सिस्टम नीचे जा रहा है जी से तो ऊपर में एक स्यूडो फोर्स लगेगा. सो जी इफेक्टिव इज नथिंग बट जी माइनस जी दैट इज इक्वल टू जी जीरो. देयरफॉर हाइट इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट द हाइट ऑफ कैपिलरी.
हाइट ऑफ कैपिलरी। कहां तक वो चला जाएगा? कैपिलरी के टॉप मोस्ट पॉइंट तक चला जाएगा। कैपिलरी का राइज कितना? 30 सेंटीमीटर तक ऊपर पहुंच जाएगा। इट विल नॉट ओवरफ्लो, आई टोल्ड यू, इट विल गो अप टू हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब चला जाएगा। दिस एक्सपेरिमेंट, सो दिस वाज ऑलरेडी आप इंपॉर्टेंट नोट्स में ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, and I hope this is the last question of the day. Two capillary tubes of radius R1 and R2 are vertically immersed in the same liquid. Find the ratio of height of the liquid. So height का ratio H1 by H2 is inversely proportional. So R2 by R1. पहला part. Ratio of the mass rise. Sir, mass T into 2 pi R. Ratio of the mass rise कितना हो जाएगा? So ratio of the mass rise, mass कितना वाटर चलेगा? कितना वाटर चलेगा? वॉल्यूम। तो सरफेस टेंशन into 2 pi r is the volume of ratio of water rise, ratio of mass of liquid rise. तो अगर mass in first divided by mass into mass is equal to volume into density divided by volume into density, दोनों में तो लिक्विड ही चलेगा। सो डेंसिटी इज गॉन, वॉल्यूम इज व्हाट? पाई r1 स्क्वायर into height h1 pi r2 square into height h2. सर पाई से पाई चला जाएगा, इट विल बिकम r1 by r2 का होल स्क्वायर into height 1 by height 2. Height 1 by height 2 is r2 by r1. So it will become what? सर r1 by r2 का रेशियो हो जाएगा पानी का मास का। हाँ है ना? रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी राइज, तीसरा पोटेंशियल U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर mg हाइट h by 2 ना। इफ यू विल सी, पानी अगर इसमें, अगर ये बीकर है, अगर दिस इज बीकर, तो इसमें वाटर जो राइज हुआ है वो, तो अगर मैं, ये पानी का लेवल था, पानी का लेवल अगर यहां तक पहुंचा है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? अगर ये पूरा मास ऑफ वाटर है तो सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा। तो अगर ये टोटल हाइट h है तो सेंटर ऑफ मास कहीं कहाँ होगा? h by 2 तक। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? m1 g h1 by 2 डिवाइडेड बाय u1 by u2 पूछ रहा है, इज m2 मास 2 g h2 by 2। सर 2 2 कट जाएगा, g कट जाएगा। सर m1 by m2 into h1 by h2, h1 by h2। सर मास का रेशियो निकला हुआ, मास का रेशियो कितना हो जाएगा? r1 by r2 into h1 by h2 is r2 by r1, r2 by r1, that is 1:1। पोटेंशियल एनर्जी का राइज सेम होगा 1:1। सो दिस वाज ऑल टुडे फॉर मींस एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड कैपिलरी राइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन इससे बनता है, चांसेस है कि नीट में आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए। सो प्लीज रिवाइज ऑल द फॉर्मूला, प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस एंड कीप ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज विस्कोसिटी। टिल देन बाय बाय।